कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? अच्छी चल रही है ना? आई होप आप सभी ने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। नाउ इट्स टाइम to go through the second chapter from your book First Flight. The second chapter from the book First Flight is A Long Walk to Freedom. Alright, and this is an autobiographical chapter by Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये उनकी आत्मकथा में से उठाया गया है। इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब किया है। इफ़ यू सी द चैप्टर एक्चुअली बिगिंस with the description of the inaugural ceremony of new South African government. All right? आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। Let's first of all take the key points from this chapter. The chapter begins with the description of the inaugural ceremony. नेल्सन मंडेला और उनके जैसे कई सारे ग्रेट साउथ अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स ने कई दिनों तक कड़ा संघर्ष किया है अगेंस्ट एपैथीड, a racial discrimination which was quite predominant in South Africa for many years. इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल थे उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था। उनको बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जा रहे थे और इसी के खिलाफ कई सारे लीडर्स ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई। उन्हीं में से एक प्रोमिनेंट लीडर हैं नेल्सन मंडेला, जिनके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत में इनॉग्रेशन सेरेमनी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये सेरेमनी एक ओपन एयर एम्फी थिएटर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था और इसे अटेंड करने के लिए कई फेमस लीडर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आए हुए हैं। सभी लोग मंडेला को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं क्योंकि मंडेला और उनके जैसे कई सारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स ने फाइनली जीत हासिल कर ली है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। और जिस समय की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस समय फाइनली साउथ अफ्रीका पर वहाँ के लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं। ये वो दिन है जिस दिन साउथ अफ्रीका एक नया इतिहास रचने जा रहा था। इट वॉज गोइंग टू फॉर्म अ न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट and all the important leaders including Mandela was about to take the oath. So it was basically the oath taking ceremony and formal declaration of South Africa as a free, independent, democratic nation. As you go through the chapter, you will come to know that how beautifully Mandela has expressed his experiences with others in a beautiful manner, where he has shared how his thought process from childhood to adulthood has changed. मंडेला हमेशा से बचपन में फ्रीडम के लिए इतने ज़्यादा व्याकुल नहीं थे। उन्हें तो फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग भी नहीं पता था, जैसा आमतौर पे छोटे किसी बच्चे को पता नहीं होता। बट जो धीरे धीरे उन्हें एक्सपीरियंसेस हुए, जिस तरह की परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने रियलाइज़ किया कि फ्रीडम जो कि एक बेसिक राइट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, वो उनके पास है ही नहीं। और ना सिर्फ उनके पास बल्कि उनके जैसे सभी ब्लैक सिटीजन्स के पास ये एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। उनके अपने ही कंट्री में उन लोगों के साथ एक बायस्ड बिहेवियर था जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। मंडेला ने अपने स्पीच के दौरान उन सभी यातनाओं को याद करते हुए और उन सभी ग्रेट लीडर्स का धन्यवाद करते हुए कहा है कि जिस तरह की डोमिनेशन से वो सब गुजर चुके हैं, अब आगे आने वाले जनरेशन्स को वो कभी भी इस तरह का एक्सपीरियंस फिर दोबारा नहीं करने देंगे। उन लोगों ने प्रण लिया कि वो साउथ अफ्रीका को एक बेहतर कंट्री बनाएंगे और ये प्रूव करके दिखाएंगे
कि एक ही मिट्टी पे अलग अलग रेसेस के लोग एक साथ खुशहाली के साथ रह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ एनी नेशन इज इट्स पीपल। मंडेला मानते हैं कि किसी भी देश का जो यूथ है या फिर जो देश के नागरिक हैं वही उसकी सबसे बड़ी धरोहर है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ एनी कंट्री इफ समवन वांट्स टू प्रोग्रेस देयर नेशन। Chapter is very inspiring. You have to read it thoroughly and go through it in depth to understand each and every concept. ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से thoroughly read करें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से कई तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। Let's quickly go through the kind of questions that you might find in your question paper. इस चैप्टर पर बेस करते हुए कुछ क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं और पता करते हैं कि किस तरीके से उन्हें हम आंसर कर सकते हैं। Let's go through the first segment that is based on the concept of freedom. क्योंकि इस चैप्टर में फ्रीडम एक की फैक्टर है। आज़ादी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई है, आज़ादी का महत्व समझाया गया है, क्यों किसी भी इंसान के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है वो समझाया गया है। इसीलिए जाहिर सी बात है कि यहाँ से क्वेश्चंस फ्रीडम के कॉन्सेप्ट पर बेस करके आ सकते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज फ्रॉम बीइंग अ बॉय टू अ यंग मैन एंड देन टू एन एडल्ट लीडर? See children, when I was discussing the chapter summary, I told you कि Mandela has described about his thought process during his speech. He has clearly said how the concept of freedom changed for him in different ages. जब मंडेला बिल्कुल एक छोटे बच्चे थे तब उनकी सोच बिल्कुल अलग थी, फ्रीडम के मायने उनके लिए बिल्कुल अलग थे। जब वो थोड़े बड़े हुए एज अ टीनेजर तब उनके लिए फ्रीडम का महत्व बदल गया, और जब वो बहुत बड़े हो गए मतलब एडल्ट हो गए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो गए, तब उनके लिए फ्रीडम का महत्व कंप्लीटली चेंज हो गया। तो जब आप इस आंसर को अटेम्प्ट करें, आपको उनके तीनों स्टेजेस ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करना है। पहले आप लेंगे व्हेन मंडेला वाज अ यंग बॉय, द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम वाज वेरी मच लिमिटेड। ऑलराइट, तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स कोट करने हैं चैप्टर में से कि किस तरह से उनके लिए आज़ादी का मतलब सिंपली अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना, बेसिक राइट्स जो एक बच्चा एंजॉय करता है, अपने पापा के साथ खेतों में जाना या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलना, अपने फैमिली के साथ एक गाला टाइम एंजॉय करना, यही सब उनके लिए आज़ादी था। इससे ज़्यादा आज़ादी के मायने उनके लिए नहीं थे। जैसे जैसे वो थोड़े बड़े हुए, उन्होंने अपने आसपास चारों तरफ की चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया और उनकी सोच भी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई। ऑलराइट, सेकेंड फेज ऑफ लाइफ, जब वो अपना यूथ जी रहे थे, जिस वक्त वो एक तरह से अपनी स्टडीज़ कर रहे थे, उस वक्त उन्हें स्लोली एंड ग्रेजुअली रियलाइज़ हुआ कि नहीं, फ्रीडम एक्चुअली वैसा नहीं है जैसा वो बचपन में सोचते थे। फ्रीडम के मायने अलग हैं और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो आज़ाद नहीं है। कई जगह पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें दूसरों के अनुसार अपनी लाइफ को लीड करना है। यहाँ तक कि कई जगह उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि बेसिक राइट्स भी उनको नहीं दिए गए हैं और उन्हीं जैसे लोगों को भी उन सारे राइट्स से वंचित किया जा रहा है। बाय द टाइम ही रीच्ड हिज एडल्टहुड, तब तक तो मंडेला पूरी तरह से एक नए व्यक्ति बन चुके थे। उनकी थॉट प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो गई थी। अब तक वो ये अच्छे से जान चुके थे कि एपैथीट क्या था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या था और किस तरीके से लोग
उनके ही कंट्री में उन जैसे और कई ब्लैक लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी नहीं दे रहे हैं। और ये वही पॉइंट है जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और वो अपनी आज़ादी को, ना सिर्फ अपनी आज़ादी बल्कि अपने जैसे सभी उन लोगों की आज़ादी के लिए लड़ेंगे जो कि इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के चलते सफ़र कर रहे हैं। Alright, so this answer has to be answered in a detailed way, describing his experiences during these different phases of his life. Okay, now let's come to the second question. What are transitory freedoms versus basic and honorable freedoms? Alright, so when you try to answer the second question, you have to first of all understand both these terms. Transitory freedom. Transitory freedom is a very simple but very short term. It means freedom in certain areas like moving around freely, having some basic rights, alright, where people are free to act अकॉर्डिंग टू देयर विल, थोड़ा बहुत अपने पद से इधर उधर घूम लिए, अपना काम कर लिया। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सीमित है। वेयर एज इफ़ यू टॉक अबाउट ऑनरेबल फ्रीडम्स, इट इज़ अ मच मोर वाइडर कॉन्सेप्ट। ऑनरेबल फ्रीडम्स की जब हम बात करते हैं तब हम बेसिकली बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ डिग्निटी। यहाँ पर सिर्फ आज़ादी इसी तक सीमित नहीं रहती कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ काम कर लेंगे, यहाँ वहाँ घूम लेंगे या फिर आपको कुछ बेसिक राइट्स मिल जाएंगे। जब हम डिग्निटी पर बात करते हैं तब बात आती है सम्मान की, यानी आपको ना केवल अधिकार मिले बल्कि आपको सम्मान भी मिले। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू लिव इन अ डिग्निफाइड वे। कोई भी आपको नीचा ना दिखा सके, ये भी एक इंसान का अधिकार है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो आपके ऑनरेबल फ्रीडम को ठेस पहुंचा रहा है, जो कि कंप्लीटली गलत है। ऑलराइट, तो इसी वजह से जब आप इस आंसर को लिखेंगे तो पहले आप इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन you would tell why it is important to have both of these. Rather, it is more important to have basic and honorable freedom. Alright? Now coming to the third question, what does freedom is indivisible means? See, this term freedom is indivisible. This means कि आज़ादी को हम बांट नहीं सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, या आज़ादी किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं हो सकता कि ठीक है एक कम्युनिटी में से एक पर्टिकुलर इंसान को हमने आज़ादी दे दी कि ये शांत हो जाए, दूसरे लोगों को ना भड़काए, लेकिन दूसरों की आज़ादी को हमने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दिस इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। फ्रीडम कभी भी इस तरीके से बांटी नहीं जा सकती, या आज़ादी देते वक्त किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। आज़ादी का मतलब सभी लोगों के लिए एक समान होना चाहिए। अगर एक इंसान को आप अधिकार दे रहे हैं तो उसके जैसे बाकी लोगों को भी आपको वो सभी अधिकार देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मंडेला ने एपाथीट के खिलाफ आवाज़ उठाई और ना केवल मंडेला बल्कि उनके जैसे कई और महान लीडर्स ने भी इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई। तो अगर वो लोग सिर्फ अपने इंडिविजुअल फ्रीडम को लेके लड़ते या अपने को ही लेके बॉदर्ड होते तो क्या आज़ादी इतनी आसानी से मिल पाती? क्या सभी ब्लैक लोग इससे बेनिफिट ले सकते थे? नहीं। ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने खुद को आगे ना रखे अपनी कम्युनिटी को आगे रखा है। इसीलिए साउथ अफ्रीका
फाइनली एक डेमोक्रेटिक नेशन बन पाया। अगर ये सभी लीडर्स सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए या अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए लड़ते तो फिर उस आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं होता। सो दैट मीन्स फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल। जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो वो सभी पर लागू होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान या व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। सो व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन यू हैव टू टेल and quote the incidents from the chapter. You can also mention about the twin obligations that Mandela has said in his speech, that every man has twin obligations, one towards his nation, towards his country, towards his community, and the other towards his family and his children and other people. All right, so you have to frame your answer in such a way that this entire term is clearly understood in your answer. Let's move ahead further. Let's come to the second segment, apathy and injustice. इस पूरे चैप्टर में हमने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात की है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक की एलिमेंट है इस चैप्टर का। एपैथीट जो मूवमेंट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, उसके बारे में बहुत बातचीत हुई है। सो इट्स क्वाइट नेचुरल दैट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ऑल्सो विल बी देयर इन योर क्वेश्चन पेपर। सो लेट अस गो थ्रू सम क्वेश्चंस. What was the system of apartheid and why did Mandela call it an extraordinary human disaster? So children, when you answer this question, as you can see, this question has two parts basically. In the first part, you have been asked what was the system of apartheid. So इस सिस्टम को जब आप डिफाइन करें तो यू कैन सिंपली से इट वॉज अ रेसिस्ट पॉलिसी विच वॉज फॉलोड इन साउथ अफ्रीका वेयर द ब्लैक्स वर डिनाइड ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स. एक आम इंसान को जीने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए उसमें भी उन लोगों को जो है बाधा उत्पन्न हो रही थी. जो वाइट्स थे वहाँ के, वो लोग उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, वो लोग उनसे सभी अधिकार छीन के बैठे थे, इनफैक्ट उनको डोमिनेट कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे. अपने ही देश में वो लोग पीड़ित थे. ऑल राइट, Now let's come to the second part. Why did Mandela call it an extraordinary human disaster? Because as simple as that, this system actually was very cruel. The way the blacks were treated by the whites, that was quite inhuman. And इतनी इनह्यूमैनिटी, इतनी क्रूएल्टी को एक ह्यूमन डिज़ास्टर ही बोला जा सकता है. अपने ही देश में आप आज़ाद नहीं हैं, आप आज़ादी से घूम नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, यहाँ तक कि आपको हर कोई काम के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है, वो भी दूसरों से. सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम arises. That is why this is extraordinary human disaster. जिस तरह का शोषण या जिस तरह की पीड़ा ब्लैक्स को पहुंचाई गई थी उस दौर में, उसे ह्यूमन डिजास्टर से ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता. ठीक है, इट वॉज क्रूएल्टी अगेंस्ट मैनकाइंड. Now coming to the second question, how did apartheid affect the oppressor as well as the oppressed? According to Mandela, जिसके ऊपर शोषण हो रहा है सिर्फ वही पीड़ित नहीं है, जो शोषण कर रहा है वो भी इससे बच नहीं सकता, वो भी इफेक्ट कहीं ना कहीं ऑप्रेसर पर भी कर रहा है. ऑप्रेस तो पीड़ित है ही, लेकिन ऑप्रेसर भी इससे बच नहीं सकता. अकॉर्डिंग टू मंडेला, ऑप्रेसर इज अ पर्सन हु इज अनजस्टली एक्सेसिंग हिज और हर पावर और another individual, right? And that is why he is morally corrupt. Morally, ethically, that person is actually not right. जिसे वो ऑप्रेस कर रहा है वो तो ऑलरेडी पीड़ित है ही, उसके ऊपर तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, वो तो दर्द से गुजर ही रहा है. पर जो उस पर यह अन्याय कर रहा है या अत्याचार कर रहा है, यानी जो ऑप्रेसर है, वो भी इस पीड़ा से कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, क्योंकि वो भी पूरी तरह से एक साफ सुथरा इंसान नहीं है. ही इज मॉरली करप्टेड
and there is where the problem lies. Both the oppressor and oppressed are affected to a certain extent. Now, coming to the third question, what twin obligations did Mandela mention and why were they impossible for a black man in South Africa to fulfill? ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मंडेला के अनुसार हर एक व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशन हैं। पहला उसके परिवार की तरफ, राइट, उसकी अपनी कम्युनिटी की तरफ, ठीक है, उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, एंड टुवर्ड्स द कम्युनिटी मेंबर्स फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स टू। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स हिज नेशन, towards his country, towards the community where he is born and brought up. He cannot deny these two obligations. Every man has to fulfill these two obligations. But for a black man, these two obligations were not very easy. A black man in South Africa initially could not fulfill both the obligation because he was denied of freedom. जब वो खुद ही आज़ाद नहीं है, हर एक चीज़ के लिए उसे किसी और से परमिशन लेनी पड़ रही है, तो फिर वो किसी और के प्रति किस तरीके से अपने कर्तव्यों को निभा सकता है? हाउ कैन ही फुलफिल हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स एनी अदर पर्सन इफ he is even not free to fulfill his own desires. वो अपने आप ही आज़ाद नहीं है तो किसी और के लिए वो डिसीजंस कैसे ले सकता है? वो अपने लिए ही डिसीजंस नहीं ले पा रहा है। अपने डिसीजंस भी वो तब ले सकता है जब कोई दूसरा इंसान उसको परमिशन दे। तो वो कैसे किसी और के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकता है? That is the reason why Mandela said that it was impossible for a black man in South Africa to fulfill these twin obligations. ना तो वो अपने परिवार के प्रति कोई ऑब्लिगेशन, कोई जिम्मेदारी पूरी कर पा रहा था, और ना ही कोई ब्लैक मैन अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा पा रहा था। Alright, I hope children you have understood how to answer these questions. Now moving further, let's talk about the main theme of the chapter. Questions from the theme also might come in your question paper. The main theme of the chapter is courage and leadership. पूरे चैप्टर में जब हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अपार्थाइड की बात कर रहे हैं और किस तरह से साउथ अफ्रीका के लोगों ने इस पर जीत हासिल की, इसकी बात कर रहे हैं, तो इस सब को करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत थी। बिना करेज के, बिना स्ट्रॉन्ग विल पावर के, बिना डिटर्मिनेशन के ये करना बिल्कुल असंभव था। टू ओवरकम सच an extraordinary human disaster, one needs excellent leadership skills and also huge courage. बिना हिम्मत के और बिना प्रॉपर लीडरशिप के ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करना इजी नहीं है। Let's see some questions that might come up based on these. Why does Mandela say courage isn't the absence of fear but triumph over it? डर एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप ख़त्म नहीं होती। जब तक हम डरते रहेंगे तब तक हम कोशिश भी नहीं करेंगे, और डर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो डर को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करो, अपने डर पर ही जीत हासिल करने की कोशिश करो। We should only fear the fear, not anything else. According to Mandela, fear is a common thing, right? डर तो सभी को लगता है और किसी ना किसी परिस्थिति में किसी ना किसी चीज़ पर आपको डर ज़रूर लगेगा, लेकिन असली हिम्मत तभी है जब आप उस डर पर जीत हासिल करें। डरना एक प्रॉब्लम नहीं है,
हाँ, लेकिन उस डर को कंसिस्टेंटली अपने मन में बसा लेना और उस चीज़ से भागते रहना वो एक प्रॉब्लम है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने डर पर ही जीत हासिल करें। जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। That is what Mandela is trying to say in this statement, that courage isn't the absence of fear but triumph over it. फियर हमेशा रहेगा, लेकिन हिम्मत वही दिखा सकता है या हिम्मत वाला वही है जिसने इस डर को जीत लिया हो, who has overcome this sense of fear, all right, who is not scared of fear. Clear? So in the second question, basically Mandela has described about the lessons that he has learned from the comrades, from the fellow activists. मंडेला ने अकेले इस जंग को नहीं लड़ा, वो खुद एक प्रोमिनेंट लीडर थे जो उनसे भी पहले जो लीडर्स थे उनसे इंस्पायर्ड थे। साउथ अफ्रीका में ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का दौर था ये काफ़ी लंबा था, ये 1 या 2 दिन नहीं कई सालों तक चला, जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई। और मंडेला अकेले नहीं थे जो इसके शिकार थे या पीड़ित थे, उनसे पहले भी कई ऐसे लीडर्स थे जिन लोगों ने अपनी जी जान लगा दी। इनफैक्ट दीज पीपल हैड इवन सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन। And that is why Mandela in the chapter has clearly showed gratitude towards his fellow activists and comrades, where he has thanked them and also expressed a bit of sadness that he is missing them on the day of their final achievement, when they all are free, when they have attained success in overcoming this racial discrimination. Now coming to the third question, what ideals did Mandela set for South Africa's future in his swearing-in ceremony? So when Mandela was taking his oath, he had addressed the gathering, and during his address he clearly mentioned that he is basically focusing on 3 ideals, that is equality first, कि सबको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सेकेंड आइडियल वॉज ऑफ फ्रीडम, कि सभी लोग आज़ादी के साथ रहेंगे, कोई भी किसी के अधीन नहीं होगा, किसी पर भी कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता, हर एक नागरिक वो आज़ादी के साथ जी सकता है। एंड द थर्ड आइडियल वॉज ऑफ जस्टिस, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होगा, किसी के साथ भी किसी तरीके का दुर्व्यवहार या शोषण नहीं होगा। Nobody is going to be exploited or treated in a way which is not justified. Alright, so you can basically write about the 3 ideals: equality, justice and freedom. These were the 3 ideals that Mandela talked about during his swearing-in ceremony. Alright, now let's go with the questions which are based on symbolism and significance. If you look at the first question, what did the inauguration ceremony symbolize for South Africa and the world? So basically the inauguration ceremony symbolized that finally South Africa is a democratic nation. बहुत सालों के शोषण के बाद फाइनली अब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक नेशन है, जहाँ पर लोग वोट कर सकते हैं, अपना लीडर चुन सकते हैं और डिसीजंस अब कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं लेगी, बल्कि जो नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है जिसमें हर तरह के लोग हैं, हर कम्युनिटी में से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सब मिलके लेंगे ताकि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी और पर्टिकुलर कम्युनिटी को दबा ना सके। ऑलराइट, सो दिस सिंबलाइजेस द डिक्लेरेशन ऑफ साउथ अफ्रीका एज अ डेमोक्रेटिक नेशन। ऑलराइट, next question, why is the date of the inauguration, that is May 10, 1994 significant? As simple as that, this was the day when
the inauguration ceremony took place. This was the day which is marked with golden words in the history of South Africa, because on this day all the people of the new government took the oaths. Alright, they pledged to serve South Africa in an unbiased way. And on this day, first time, Nelson Mandela also sweared in as the president of newly elected government of South Africa, which was entirely a democratic government. अब साउथ अफ्रीका में किसी भी तरह का कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सभी कम्युनिटीज़ को बराबर का मौका और बराबर अधिकार मिलने वाले थे. Alright, that is why this date is in particular very much significant. Now let's come to the last segment, personal journey, because this chapter has been taken from the autobiography of Nelson Mandela. That is why the chapter has glimpse of his journey as a person. उनके बचपन से लेके एडल्टहुड तक का सफ़र, उनके थॉट प्रोसेस में किस तरह के चेंजेस आए, उनकी सोच कैसे धीरे धीरे बदली, ये सभी चीज़ें चैप्टर में मेंशन्ड है. सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट इग्नोर दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो. Let's take the first question. How did education and imprisonment shape his political activism? Now see, in this question we are talking how basically Mandela got politically activated. Alright, how he got involved into the movement against racial discrimination. How his experiences, his education shaped him as the person he later on became. Alright, when you are answering this question, you need to focus on these two areas. One is education, alright, and the days of his imprisonment. So if we talk about education, you can write that early years of education shaped him as a good citizen. Alright, it created a sense of justice in him. He came to know his fellow beings and also slowly and gradually started learning how he and his fellow members were exploited. Not only this, he also came to know about the diverse cultures, alright, which slowly and gradually shaped him. Later on, when he got involved into the movement against racial discrimination, he had to spend around 27 long years in prison. And those years made him tough. Resilience was added to his character. His thought process entirely changed. He understood how important it was to overcome this situation, and not only for him but for South Africa as a nation, so that it can progress. Alright, so both the things you have to explain in this answer to get good marks. Now the last question, what was the grimmest time of his life? So if you read the chapter carefully, you will come across that the grimmest time of his life was the time when he was away from his family and he has to spend his life in prison. जब वो जेल में थे, अपने परिवार से, अपने लोगों से दूर, जहाँ सिर्फ वो थे और उनके जैसे कई सारे और लोग जिनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, उनके फेलो एक्टिविस्ट वगैरह, वो टाइम जो है सबसे ज़्यादा यातनाओं भरा और दुख भरा था. दैट वॉज द ग्रिमेस्ट टाइम फॉर मंडेला in his life. Alright, so I hope children you have understood how to answer the questions or what are the key points you should keep in mind when you are answering such type of questions. So with this, I am sure you would be able to cover your chapter 2 quite well.
It's Ananya signing off for today. I will meet you very soon with another chapter from your textbook First Flight. So stay tuned and keep learning.